तो इस पार्ट में आपका स्वागत है। ये पार्ट नंबर 3 है आपका। पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2 हो चुका है, ठीक है। और ये जो पार्ट नंबर 3 है ना बेटे, देखो पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2 में क्या था, सीधा सीधा याद करने वाला था। बट जो पार्ट नंबर 3 है ना, उसको आपको अच्छे से समझना भी पड़ेगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन अगर मान लो वैल्यू बेस्ड टाइप का आ जाता है और आपसे पूछता है इन सभी में से, यानी 8 चीजें मैं लिखवाने वाला हूँ, 8-9 चीजें, इन सभी में से बताओ किसकी बात कर रहा था, आपको पहचानना पड़ जाता है वहां पे, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ना, एक एक चीज को समझना। अभी मैंने आपके सामने 4 लिखे हैं, बाकी जो बचे रहेंगे वो मैं इसके बाद लिख दूंगा, ठीक है ना। इसी पार्ट में हम खत्म कर देंगे इस चैप्टर को, क्लियर। तो बात करते हैं सबसे पहले उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव। उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव, तो उद्देश्य को क्या बोला गया है, ये वे अंतिम बिंदु होते हैं। जहां जहां अंडरलाइन करना हो वहां भी आप भी अंडरलाइन कर लेना ताकि समझने में आसानी हो। तो उद्देश्य वे अंतिम बिंदु होते हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए संगठन की सभी क्रियाएं अग्रसर होती है। तो उद्देश्य वे अंतिम बिंदु होते हैं, वो अंतिम छोर जो कि आपको प्राप्त करना है और जिसके लिए सभी क्रियाएं क्या होती है, अग्रसर होती है। उद्देश्यों के लिए जरूरी है कि वे मापने योग्य हो। बेटा क्या होना चाहिए, मापने योग्य हो, और उन्हें निर्धारित समय में प्राप्त किया जा सके। यानी जो आपने टाइम जो रखा हुआ है कि इतने टाइम में मुझे अपने उद्देश्य को प्राप्त करना है, उसको उसी समय में यानी निर्धारित समय में प्राप्त किया जा सके, क्लियर। बिना उद्देश्य के किसी भी संस्था की स्थापना नहीं हो सकती। अगर आपका उद्देश्य नहीं है कोई भी, तो किसी भी संस्था की स्थापना नहीं हो सकती। इसके लिए इसने बोला ये अति आवश्यक है, अतः ये अति आवश्यक है। तो उद्देश्य वे अंतिम बिंदु होते हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए संगठन की सभी क्रियाएं अग्रसर, यानी संगठन की सभी क्रियाएं की जाती है, या संगठन में सभी क्रियाएं होती है, अग्रसर होती है, ऐसे लिख लो। उद्देश्यों के लिए जरूरी है कि वो मापने योग्य हो। बेटा क्या हो, मापने योग्य, उन्हें निर्धारित समय में प्राप्त किया जा सके। बिना उद्देश्य के किसी भी संस्था की स्थापना नहीं हो सकती, अतः ये अति आवश्यक है। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया, क्लियर। चल अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 में। पॉइंट नंबर 2 है मोर्चाबंदी या रणनीति, जिसको इंग्लिश में स्ट्रेटजी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रेटजी कहते हैं। मोर्चाबंदी या रणनीति दोनों एक ही नाम है बेटा, ठीक है ना। तो रणनीति उद्देश्य प्राप्ति के लिए बनाई गई एक विस्तृत योजना होती है। यानी मैंने एक स्ट्रेटजी बना रखी है कि मुझे उद्देश्य कैसे प्राप्त करना है। तो उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बनाई गई एक विस्तृत योजना होती है। जब भी एक रणनीति बनाई जाती है तो व्यावसायिक वातावरण को ध्यान में रखना जरूरी होता है कि भाई किस टाइप का वातावरण है, बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या रणनीति बनाई जाती है। पॉइंट नंबर 3, नीति यानी पॉलिसियां। नीतियां वो सामान्य विवरण होता है, बिल्कुल जनरल विवरण है, बिल्कुल ठीक है ना, जो निर्णय में कर्मचारियों के मार्गदर्शन हेतु बनाए जाते हैं। यानी किसके लिए बनाए जा रहे हैं, कर्मचारियों के मार्गदर्शन हेतु ये बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, कर्मचारियों के मार्गदर्शन हेतु बनाए जाते हैं। तो इसने क्या बोला, सबसे पहले तो सामान्य विवरण होते हैं, यानी जनरल स्टेटमेंट है, ठीक है, जनरल स्टेटमेंट है, ठीक है ना। और ये कर्मचारियों के मार्गदर्शन हेतु बनाए जाते हैं। नीतियां उद्देश्य प्राप्ति का साधन है। किसके लिए, उद्देश्य प्राप्ति का साधन है, यानी पॉलिसीज जो बनाई जाती है उद्देश्य प्राप्ति के लिए बनाई जाती है। इनका निर्धारण करना इनका निर्धारण करना इतना आवश्यक नहीं है, ये बनाई भी जा सकती है और नहीं भी जा सकती, तो ज्यादा आवश्यक नहीं बताया गया। नीतियों में इस बात की व्याख्या की जाती है कि संस्था के उद्देश्य को पूरा करने के लिए क्या कार्य करना है। यानी नीतियों में यह बताया जाता है कि संस्था के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्या कार्य करना है। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, उद्देश्य मैंने बताया, उद्देश्य वे अंतिम बिंदु होते हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए संगठन की सभी क्रियाएं अग्रसर होती है। नंबर 2, उद्देश्यों के लिए जरूरी है कि वह मापने योग्य हो और जो निर्धारित समय हो उस समय में इसको प्राप्त किया जा सके। बिना उद्देश्य के किसी भी संस्था की स्थापना नहीं हो सकती, अतः यह अति आवश्यक है। मोर्चाबंदी रणनीति की बात करें तो रणनीति उद्देश्य प्राप्ति के लिए बनाई गई एक विस्तृत योजना होती है, बिल्कुल स्ट्रैटेजी बना रहे हो आप, ठीक है ना। जब भी एक रणनीति बनाई जाती है तो व्यावसायिक वातावरण को ध्यान में रखा जाता है। जबकि नीतियां में मैंने बताया, नीतियां सामान्य विवरण होते हैं, जनरल स्टेटमेंट होती है, जो निर्णय में कर्मचारियों के मार्गदर्शन हेतु बनाए जाते हैं। नीतियां जो है उद्देश्य प्राप्ति का एक साधन है, ठीक है ना। इनका निर्धारण करना इतना आवश्यक नहीं है, ये बनाई भी जा सकती है और नहीं भी। उसके अलावा नीतियों में इस बात की व्याख्या की जाती है कि संस्था के उद्देश्य को पूरा करने के लिए क्या कार्य करना है। बेटे क्या कार्य करना है, तो ये व्याख्या यहाँ पे की जाती है। उसके बाद आता है कार्यविधि यानी प्रोसीजर, ठीक है ना। तो इसका अभिप्राय उस योजना से है जो किसी काम को पूरा करने के लिए, यानी काम को पूरा करने के लिए की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं का क्रम निर्धारित करती है। यानी यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे जो भी तुम्हें काम करना है तो कैसे करना है उसका एक प्रॉपर क्रम होगा, मतलब
एक तरीका होगा, तो वो यहाँ पे प्रोसीजर में आता है। तो इसका अभिप्राय उस योजना से है जो किसी काम को पूरा करने के लिए, यानी कोई काम है उसको पूरा करना है, तो उसके लिए की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं का, यानी इतने सारे काम, जैसे मान लीजिए शर्ट बनानी है, तो शर्ट बनाने के लिए जो भी विभिन्न क्रियाएं जो भी करनी होगी, ठीक है, उनका एक क्रम निर्धारित कर देती है, वो उसको बोलते हैं प्रोसीजर। ठीक है, तो एक वे की पहले ये कपड़ा काटा जाएगा, उसके बाद सिला जाएगा, उसमें बटन लगाए जाएंगे, उसको प्रेस किया जाएगा ना, प्रेस किया जाएगा, जो भी होता है, तो इस टाइप की चीजें। उसके अलावा ये कार्यवाही करने का मार्गदर्शन करती है, यानी क्या करने का, कार्यवाही करने का मार्गदर्शन करती है बेटा। क्या करती है, ये वो प्रोसीजर है जो प्रोसीजर्स आर गाइड टू एक्शन, यानी ये क्या करता है, एक्शन के लिए गाइड, मतलब एक्शन को गाइड करती है, जैसे बोल दो गाइड टू एक्शन, मतलब एक्शन के लिए। ठीक है, तो ये कार्यवाही करने का, कार्यवाही मतलब एक्शन, जो भी आप काम कर रहे हो, ठीक है, काम मार्गदर्शन करती है, मतलब कैसे करना उसका एक तरीका बताएगी ये। ठीक है, यानी क्रम बताएगी कैसे करना है। ठीक है, तो 4 हो गए, फटाफट से चारों के चारों लिख लो आप। ठीक है, और अच्छे से बेटा समझ भी लो। अब आगे देखिए बच्चे, आगे देखिए ध्यान से। अगला हमारे पास पद्धतियां यानी मेथड्स, पद्धतियां यानी मेथड्स। 4 तो हमने पढ़ लिए, 4 ये 8, ठीक है ना, तो 8 हो जाएंगे आपके। पद्धति यानी मेथड्स क्या है, इसमें पद्धति वह योजना है जो यह निश्चित करती है कि कार्यविधि में बताई गई, किसमें, कार्यविधि में बताई गई विभिन्न क्रियाओं में से, यानी जो कार्यविधि है उसमें जो भी विभिन्न क्रियाएं जो भी बताई गई विभिन्न क्रियाओं में से प्रत्येक को, हर एक को कैसे पूरा किया जाएगा, यानी क्या हम कौन सा मेथड लगा के आप उसे पूरा करोगे। तो इसने बोला पद्धति वह योजना है जो यह निश्चित करती है कि कार्यविधि में, यानी जो प्रोसीजर था उसमें बताई गई विभिन्न क्रियाओं में से प्रत्येक को, हर एक को कैसे पूरा किया जाएगा। ठीक है, आगे एक क्रिया को पूरा करने की अनेक पद्धतियां हो सकती है, एक क्रिया को पूरा करने की अनेक पद्धतियां हो सकती है। ठीक है ना, गहन अध्ययन के बाद यानी डीप स्टडी के बाद सर्वश्रेष्ठ पद्धति का क्या करता है, चयन किया जाता है बेटा। तो क्या कहना चाहता है, ये कह रहा है कि पद्धति वह योजना है जो है निश्चित करती है कि कार्यविधि में बताई गई विभिन्न क्रियाओं में से प्रत्येक को कैसे पूरा किया जाएगा। एक क्रिया को पूरा करने की अनेक मेथड्स यानी अनेक पद्धतियां हो सकती है एक काम को पूरा करने के लिए। गहन अध्ययन के बाद जो सर्वश्रेष्ठ पद्धति यानी सर्वश्रेष्ठ मेथड होता है, बेस्ट मेथड होता है, उसका चयन किया जाता है। क्लियर। नियम यानी रूल की बात करें तो नियम वह विवरण है जो यह बताता है कि विशेष परिस्थिति में क्या करना है और क्या नहीं। यानी नियम एक ऐसा विवरण है, ठीक है, जिसमें यह बताया जाता है कि विशेष परिस्थिति में अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो आपको क्या करना है और क्या नहीं। एक नियम में बताई गई बात का पालन करना ही होता है, यानी नियम में जो भी बातें बताई जाती है उसका पालन करना होता है। तथा जो प्रबंधक होता है यानी जो आपका मैनेजर या मैनेजमेंट के लोग हैं, अपनी इच्छा से कोई निर्णय नहीं ले सकता। मतलब वो चाहते कि हम कुछ भी ले लें, ऐसे नहीं। ठीक है ना, एक तरीका होता है हर चीज का। तो नियम में जो चीजें लिखी होगी वो आपको हर किसी को मानना पड़ता है, चाहे वो कोई भी हो। क्लियर। तो एक नियम वह विवरण है जो यह बताता है कि विशेष परिस्थिति में क्या करना है और क्या नहीं। एक नियम में बताई गई बात का पालन करना ही होता है तथा प्रबंधक अपनी इच्छा से कोई निर्णय नहीं ले सकता। चलो बजट की बात करें तो उसने बोला इसका अभिप्राय भावी मतलब होता है भविष्य, तो भावी कार्यवाही की गणनात्मक विवेचना है। जैसे आपने देखा बजट आता है ना, तो जब बजट में क्या नाम है भाषण एनोड दिया जाता है, पढ़ा जाता है, तो बजट क्या पीछे के लिए होता है आगे के लिए होता है? बेटा आगे के लिए होता है। बजट फ्यूचर के लिए बनाया जाता है। जैसे आप सब्जी लेने गए तो आपने सोचा यार सब्जी के लिए 300 रुपए रखने पड़ेंगे, तो आपने बजट रखा कि अनुमानित 300 रुपए का आ जाएगा, तो आप बजट जो है फ्यूचर के लिए बनाते हो, ये समझना। ठीक है ना, तो इसका अभिप्राय भावी कार्यवाही की गणनात्मक विवेचना है। गणनात्मक जिससे गिना जा सके उसकी बात कर रहा है। दोबारा बोल रहा हूँ, फ्यूचर के लिए होता है। घर में भी बजट बनता है, हर बार बजट बनता है अगले महीने के लिए कि अगले महीने में कैसे तुम्हें इसको चलाना है। ठीक है, तो हमेशा फ्यूचर के लिए बनेगा। अर्थात बजट जो है इच्छित परिणामों का, यानी जो आप चाहते हो इच्छित परिणामों के गणनात्मक विवरण होता है। बेटे हमेशा याद रखना, यहाँ पे गणनात्मक विवरण लिखा हुआ है, तो बजट जो होते हैं वो इच्छित परिणामों के क्या होते हैं, गणनात्मक विवरण होते हैं। यहाँ तक नोट डाउन करिए बेटा। ठीक है ना, उसका लिखा हुआ है यह नियोजन व नियंत्रण का एक यंत्र है। इसने बोला भाई ये नियोजन और नियंत्रण का एक यंत्र माना गया है, अतः
चयन का प्रश्न ही नहीं उठता। ये नहीं कि आप इसको लेना है या नहीं लेना है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है बेटा, ये तो करना ही पड़ेगा। बजट, हर किसी चीज को पूरा करने के लिए कोई बजट होता है, यानी कुछ पैसा होता है जो लगाया जाता है, तरीका होता है ना। तो बजट जो है ना, आपने जो पैसा लगाया हुआ है बेटा वो जरूरी होता है। तो नियोजन यानी प्लानिंग के लिए भी बजट जरूरी है, नियंत्रण के लिए भी जरूरी है बजट, ठीक है ना। तो अतः इसका चयन ही नहीं उठता कि भाई कि इसमें से क्या लेना है क्या लेना है, ऐसे नहीं, बजट आपको लेना पड़ेगा। क्लियर है ना। चल, जबकि मेथड्स में आप चयन कर सकते थे, पद्धतियों में 5 आपको मेथड दिए किसी काम को करने के, तो आपको जो बेस्ट लगे वो चुन सकते हो। तो पद्धतियों में चयन हो सकता है, ठीक है, बजट में चयन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, याद रखना। आगे लिखा हुआ कार्यक्रम यानी प्रोग्राम, तो इसका अभिप्राय उस योजना से है जिसके अंतर्गत अपेक्षाकृत जो बड़ी संगठनात्मक क्रियाएं होती है, तो बड़ी संगठनात्मक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। तो इसका अभिप्राय उस योजना से है जिसके अंतर्गत अपेक्षाकृत बड़ी संगठनात्मक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। और मुख्य पदों, उनके क्रम, समय और उत्तरदायी विभागों का उल्लेख किया जाता है। और फिर जो मुख्य पद होंगे उनके बारे में बताया जाएगा, उनका जो क्रम होगा उसके बारे में बताया जाएगा, समय के बारे में बताया जाएगा, उत्तरदायी विभागों के बारे में उल्लेख किया जाता है। अर्थात इसके अंतर्गत यह निश्चित किया जाता है कि क्या किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, कौन करेगा, कब करेगा। दोबारा यहां से देखो, इसके अंतर्गत ये निश्चित किया जाता है कि क्या किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, कौन करेगा और कब करेगा। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा हो गया प्रोग्राम। क्लियर, यानी कार्यक्रम। अब याद रखना यहाँ पे भी था कि कैसे पूरा किया जाएगा, तो यहाँ पे भी था, ठीक है ना, और कैसे किया जाएगा यहाँ पे भी है। तो ध्यान से देखना, फंसना मत चीजों में। ये बोल रहा था कि जो कार्य विधि में जो विभिन्न क्रियाएं बताई गई है ना, उसको कैसे पूरा करना है, वो आपके किस अंदर आ रखा है, पद्धति के अंदर। जो कार्य विधि में बताई गई थी क्रिया, उसको कैसे पूरा करना है। और यहाँ पे बता रहा है कि इसके अंतर्गत ये निश्चित किया जाता है कि क्या किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, कौन करेगा, कब करेगा। यानी पदों के बारे में, उनका क्रम बताया जाएगा, समय बताया जाएगा, उत्तरदायी विभाग बताए जाएंगे, उनका उल्लेख किया जाता है यहाँ पे। क्लियर है। तो नियोजन वाला चैप्टर में यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ। फालतू की डेफिनेशन पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है, जितना पढ़ाया गया बेटा वही पढ़ना आपको, ठीक है ना। अब मिलेंगे संगठन वाले चैप्टर में। अब तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट में बेटा, नेक्स्ट चैप्टर में आपसे मिलते हैं।